लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडे। एक होमवर्क दिया था मैंने, राइट? और फिर मुझे मॉड्यूल का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर हमें स्टेज 3 पे जाना है। अब देखते हैं ये होमवर्क कितने लोगों ने बेटर हुआ क्या सॉल्व करना। कौन सा था होमवर्क? 11 था क्या? ओ 16। चलो, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तब ये मिस्टेक समझा है, तो ये हमारा स्टेज 2 है। पहला है परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000। पूनम रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। चलो फटाफट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस करेक्ट है। अगर डाउट है तो मुझे पूछना। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ₹20,000। ओके, ये बहुत सिंपल है, ये मैं ही बता देती हूँ। इसकी एंट्री क्या आएगी? वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिट किया गया है वेजेस अकाउंट को, तो तुम्हारा एंट्री आ सकती है ऑफिस या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मत ऑफिस अकाउंट ही डेबिट करो। ऑफिस अकाउंट डेबिट टू वेजेस 20,000। हाँ हाँ, लेकिन ऑफिस कंस्ट्रक्शन अकाउंट क्यों चाहिए हमें? हमें एसेट अकाउंट बनाना है ना, तो तुम ऑफिस अकाउंट बना दो। A credit sale of ₹1200 to Ramesh has been wrongly passed through purchase book. Okay. गरिमा बताओ इसकी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। करेक्ट एंट्री होगी रमेश टू सेल्स। हाँ, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? परचेज टू रमेश। हाँ, रेक्टिफिकेशन एंट्री, रमेश को डेबिट हो जाएगा 2,400 से, सेल्स 1200 और परचेज 1200। करेक्ट। किसी को डाउट यहाँ तक? बोलो। हाँ, चलो आगे। गुड्स परचेज फॉर 5,000 were posted as 500 to purchases account। ओके, संजोत बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट अमाउंट 4,500। So purchases to suspense 4,500। Next, an amount for ₹2,000 due from Mahesh Chen, which had been written off as bad debts in previous year, was unexpectedly recovered and posted to his personal account। लिटरली लर्न हो जाएगा ये। बैड डेट्स अकाउंट नहीं, सॉरी, बैड डेट्स रिकवर्ड। रुको, महेश महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। इतनी बार आ गया, अब मुझे ये बोर हो गया कि मुझे करेक्ट एंट्री भी इसकी नहीं आती। सच में बोर हो गया ये डाल डाल के। महेश चंद टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2,000। ठीक है, बोलते हैं, देखते हैं हम। A credit purchase of 1040 from Ramesh
was passed in the books as free samples among prospective customers was not recorded anywhere. हाँ कुछ भी लिखा है ये. A credit purchase of 1040 from रमेश. तो करेक्ट एंट्री तो मुझे समझ रही है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश जाना चाहिए 1040 का. It was passed in the books as free samples among prospective customers was not recorded anywhere. नहीं इसका स्ट्रक्चरिंग ही थोड़ा सा नहीं समझने जैसा है. Was passed in the books as free samples among prospective customers was not recorded anywhere. मुझे शायद से ऐसे लग रहा है उसका इंटरप्रिटेशन. हाँ मतलब goods were distributed as free samples and that is not recorded anywhere. ऐसे उसको इंटरप्रेट करो कि they were distributed as free samples among prospective customer, not recorded in books. ये was होना चाहिए क्योंकि अ क्रेडिट परचेज बोला है उन्होंने. So was a credit purchase of 1040 from Ramesh was distributed as free samples among prospective customer and that was not recorded in books. तो उस केस में तुम्हारी करेक्ट एंट्री पहले परचेज टू रमेश की वो जा चुकी है और जो उसके बाद तुमने एंट्री मारनी चाहिए थी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स की. जो एंट्री क्या है ये बताओ. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स की एंट्री क्या आती है कैरन? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. तो वो कहीं पे भी पास नहीं की गई है. सो वो हमें पास करनी पड़ेगी. सो दैट इज वाई रेक्टिफिकेशन एंट्री विल ऑल्सो बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. समझा क्या? यस. क्वेश्चन भी चेंज कर लो और वहां पे आंसर लिख लो. ये लिख लो ना नोटबुक में कि ये वाला पॉइंट का क्वेश्चन ऐसे करना है वरना तुम बाद में पागल हो जाओगे पढ़ने बैठोगे तो. चलो नेक्स्ट. Goods worth rupees 1500 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. Okay. आयुष बता दे इसकी एंट्री क्या लिखी है. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 1500. करेक्ट. रिविजन करने के बाद थोड़ा बेटर लग रहा है. क्लैरिटी आई है. यस. ओके चलो. सो 16th भी हो चुका है हमारा. ये स्टेज 3 है. 17 18 तो मिसिंग फिगर है वो बाद में देखेंगे. अभी मॉड्यूल में आ जाओ. मॉड्यूल का एक क्वेश्चन करना है. सेकेंड क्वेश्चन देखो. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोल रहे हैं देखो. ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बेयरिंग्स कंपनी लिमिटेड. ठीक है. यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150. तो मैं समझा कि डेबिट साइड टीबी का ज्यादा है 150 से. दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. तो टीबी को टैली करने के लिए अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट पे भी ज्यादा 150 लिखने पड़ेंगे. तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 150 से. ऑन अ क्लोज स्क्रूटिनी ऑफ बुक्स फॉलोइंग मिस्टेक्स वेर नोटिस्ड. कुछ मिस्टेक्स दिए हैं 1 to 6 दे वेर नोटिस्ड. हमें करना क्या है देखो. यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग द अबाउ. ओके. तो जर्नल एंट्री मारनी है इसे करेक्ट करने के लिए.
शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट मतलब अब मुझे ये नहीं समझ रहा, हाउ एरर्स इम्पैक्ट द प्रॉफिट और हाउ रेक्टिफिकेशन इम्पैक्ट्स द प्रॉफिट। हम दोनों लिख देंगे क्योंकि वहां पे क्लियरली समझ नहीं रहा है कि व्हाट मतलब हाउ रेक्टिफिकेशन इम्पैक्ट्स द प्रॉफिट और हाउ मिस्टेक्स इम्पैक्ट द प्रॉफिट। प्राइमरीली पढ़ के ऐसे लग रहा है दे आर आस्किंग कि हाउ डू मिस्टेक्स इम्पैक्ट द प्रॉफिट, ये गलती की वजह से मिस्टेक पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द लेजर। ठीक है, सो जर्नल एंट्री बनानी है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है और एक चीज करनी है कि ये मिस्टेक्स का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे कैसे आया हुआ है हमें वो देखना है। ठीक है, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करो। क्या नहीं, मैं बताती हूँ कि उसके लिए क्या बनाना है। मुझे सिर्फ एक बार देखना तो कि इन्होंने भी इंटरप्रेट वैसे ही किया है ना, कि उन्होंने मिस्टेक्स का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे लिया है या करेक्शन का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे लिया है। हाँ, करेक्शन का इम्पैक्ट बोल रहे हो। क्वेश्चन में क्लियरली क्यों नहीं लिखते, क्या बोलते? दोनों कर देने का कि एरर्स के वजह से प्रॉफिट पे ये इम्पैक्ट आया था, इसको करेक्ट करने के बाद प्रॉफिट पे ये हुआ। मतलब हम बोल सकते कि इसके वजह से, एरर के वजह से ये जो होने मतलब क्या बोल सकते हैं कि यू शुड राइट कि ये मिस्टेक के वजह से प्रॉफिट में डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ और उसे करेक्ट करने के वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। शो हाउ करेक्शन और रेक्टिफिकेशन अफेक्ट्स द प्रॉफिट। तो अभी हम जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करेंगे, हाँ डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये मेरा जर्नल का फॉर्मेट हो गया। अब हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएल, अमाउंट। क्यों तुम्हें नहीं दिख रहा है? अच्छा, वो वाला एक्सेल दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, अच्छा। हाँ, वो इंटर का था। क्या वापस? हाँ, वो उनका फेवरेट डायलॉग है, वापस। आयुष को एकदम ऐसा होने लगा कि हम जो लिख रहे हैं वो सभी मैम ने लिखना चाहिए। हाँ, सही है, वो आर्ट मैंने तुमको सिखाया है और वो आर्ट मुझे आता है, तो अब मुझे वापस नहीं सीखना है। मैंने 7-8 साल वो आर्ट फॉलो किया है।
कौन है ये? इन द बुक्स ऑफ बॉल बेयरिंग कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। हम और एक बनाएंगे फॉर्मेट विच विल बी पर्टिकुलर्स, और वो गलती सुधारने के बाद जो एग्जिस्टिंग गलती के साथ बना हुआ प्रॉफिट है वो बढ़ेगा या कम होगा ये हम लिखेंगे। सो पर्टिकुलर्स, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम बोलेंगे कि उसे सुधारने से क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम हो गया, ये हम इम्पैक्ट देंगे। ओके, फॉर्मेट सबका हो चुका है? हाँ, चलो। पहला वाला एरर देखो क्या हुआ है। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50। मतलब तुमने एक्सपेंस अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसकी टोटल 50 रुपए से ज्यादा ले ली है। ओके, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी सोचो और मुझे बताओ। चाहिए तो पहले रफ में लिखो, पेंसिल से लिखो। हाँ कर दो ना ब्रॉट डाउन, या बाद में करेंगे कैसे भी। तुम्हें चाहिए तो पहले सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दो। अब यहाँ पे ना एक्चुअली डेट कुछ काम में नहीं आता है कॉलम, तो तुम ऐसे क्वेश्चंस में डेट कॉलम नहीं बनाते हो तो भी चलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 150। हाँ, अब पहली एंट्री का रेक्टिफिकेशन क्या होगा, पहले एरर का। तुमने एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल 50 रुपए से ज्यादा ले ली है। हाउ विल यू रेक्टिफाई दिस? पूनम बताओ। परफेक्ट। एक्सपेंस अकाउंट की टोटल अभी कम करनी है तो एक्सपेंस को क्रेडिट देना पड़ेगा। और तुमने सिर्फ देखो, सिर्फ एक्सपेंस अकाउंट की टोटल ज्यादा ले ली थी 50 से, तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस ऑफ कोर्स टैली नहीं होने वाला है, क्योंकि तुमने डेबिट साइड पे कुछ बढ़ा दिया लेकिन क्रेडिट साइड पे तो कुछ किया ही नहीं। सो सस्पेंस रेक्टिफिकेशन में आएगा। सो माई एंट्री इज गोइंग टू बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। क्लियर है क्या सबको ये? 50। यस। अब सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम जाके लिख देंगे टू एक्सपेंस अकाउंट 50। अब मुझे बताओ, ये एंट्री मारने की वजह से जब तुम ये गलती को रेक्टिफाई करोगे, ये एंट्री मारोगे तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा बताओ। ये एंट्री मारने की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंस को क्रेडिट दिया है, मतलब हमने एक्सपेंस को कम कर दिया। अगर हम कोई खर्चा कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यस और नो? यस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पर्टिकुलर्स क्या है। सो हम बोलेंगे, एरर को तुम डिस्क्राइब कर सकते हो या तुम लिख सकते हो रेक्टिफाइड एक्सेस एक्सपेंसेस। तो वो करेक्ट करने की वजह से हमारा प्रॉफिट 50 रुपीज से बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट पे जाना है क्या? जूम इन करूँ क्या?
आयुष कुछ भी बोलता है। ठीक है, हो गया। अभी अभी अच्छा दिख रहा है ना, अब सुखड़ा हुआ नहीं लग रहा है ना। ले। हाँ, चलेगा, चलो। आ जाओ नेक्स्ट पे अभी। ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा वाला है, द सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय 100। सेल्स अकाउंट की टोटल हमने 100 रुपए से कम ले ली है। ओके भूषण, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी बताओ। हाँ, हमें सेल्स बढ़ाना पड़ेगा फिर, तो सेल्स को क्रेडिट देना पड़ेगा। सस्पेंस स्टोरी में क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर सिर्फ तुम एक अकाउंट की टोटल में गलती करते हो तो तुमने क्रेडिट 50 कितने से 100 रुपए से कम ले लिया, डेबिट पे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं गया उसका। इसका मतलब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस इसके वजह से टैली नहीं होगा। इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस आएगा। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपए से। हम्म। नहीं, आगे का नहीं दिया होता मतलब? हाँ, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हम ढूंढते बैठते हैं गलतियां कि क्या क्या गलतियां हैं। तेरा मुद्दा करेक्ट है लेकिन। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100। बताओ भूषण, ये एंट्री को करेक्ट करने की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? क्योंकि हमने सेल्स को क्रेडिट किया है, मतलब इनकम बढ़ाई है हमने। तो अगर हम इनकम बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो यहाँ पे हमने क्या बोला? रेक्टिफाइड अंडरस्टेटेड सेल्स। जो सेल्स कम दिख रहे थे वो हमने करेक्ट कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट 100 रुपए से बढ़ेगा, इम्पैक्ट। चलो जाते हैं। हाँ, कुछ भी से कैसे भी लिख सकते हो एक चीज, तो तुम सामने वाले को समझ में आए वैसे तो पूरा लिखो ना, कि रेक्टिफाइड अंडर स्टेटमेंट इन सेल्स अकाउंट और अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स अकाउंट और अंडर कास्टिंग इन सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, supplier account has been overcast by 225. Okay, Karen, rectification entry. सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट बाय 225, मतलब सप्लायर अकाउंट की आपने टोटल 225 से ज्यादा ले ली है। ओके, सप्लायर को क्रेडिट दिखता है बिकॉज वी आर सपोज टू पे टू द सप्लायर। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द क्रेडिटर। सो सप्लायर अकाउंट में क्रेडिट 225 का ज्यादा दिख रहा है। क्रेडिट को काटने के लिए डेबिट, दैट इज करेक्ट, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों आया? क्योंकि अगेन एक ही अकाउंट में मिस्टेक की है, तुमने क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, उसका करस्पॉन्डिंग डेबिट कुछ भी नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। सो माय एंट्री हैज टू बी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना है ये? 225। पोस्ट कर दो लेजर में, बाय सप्लायर अकाउंट 225। Karen, tell me, by this rectification, whether your profit will increase or it will decrease?
ओके, पूनम बोल रही है डिक्रीज, कैरन बोल रही है डिक्रीज. Why Karen, your profit will get decreased? The profit will increase. Okay. और किसी को कुछ बताना है? इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होगा, क्यों? करेक्ट. तो क्या होगा मुझसे? नहीं, तुम्हें नहीं समझा है. सी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट विल नॉट इम्पैक्ट द प्रॉफिट. वाई इज इम्पोर्टेंट? सी, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए विच अकाउंट्स आर इम्पोर्टेंट? नॉमिनल अकाउंट्स आर इम्पोर्टेंट. राइट. प्रॉफिट कैसे निकलता है? ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस विल गिव यू प्रॉफिट. करेक्ट. अब जो सप्लायर अकाउंट है वो क्या है कि वो सामने वाले बंदे ने ही हैज सप्लाइड अस गुड्स, सो वी वर सपोज टू पे हिम अमाउंट. नाउ सी, ये लॉजिक समझना चाहिए. ये जब तुम्हारे 11th 12th के फाइनल अकाउंट्स के भी बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, तो और अच्छी तरीके से समझता है. बट ठीक है, यहाँ पे फोकस करो. जब मैं किसी से गुड्स खरीदती हूँ, मेरी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट. लेट्स से दैट इज 250, 250. ठीक है. सो आइडियली मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे बिजनेस का एक खर्चा हुआ है 250 रुपीज का. सो ये एक्सपेंस करके पकड़ा जाएगा. एंड आई हैव लायबिलिटी टू पे 250 रुपीज. अब अगर मैं दिखाती हूँ गलती से कि मुझे सप्लायर को 250 नहीं, लेट से 475 पे करनी है, सो मैं बोल रही हूँ कि मुझे सप्लायर को 475 ज़्यादा पे करने, बट एम आई ऑल्सो शोइंग कि मेरा एक्सपेंस 225 से ज़्यादा हुआ है? परचेज अकाउंट को करेक्टली डेबिट हुआ है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या लगते हैं? ऑल इनकम्स, मेरी कमाई कितनी हुई और मेरे खर्चे कितने हुए. सारे इनकम में से सारे खर्चे माइनस करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा. करेक्ट. जब तुम सप्लायर अकाउंट में गलती कर रहे हो, तो जब तुम दिखा रहे हो कि किसी को देना मुझे ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुमने एक्सपेंस में भी गलती की है. तुमने पेएबल ज्यादा दिखाया है, लेकिन तुमने एक्सपेंस ज्यादा नहीं दिखाया है. सप्लायर इज नॉट योर नॉमिनल अकाउंट. प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट लगते हैं, और तुमने इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में कोई भी गलती नहीं की है. तुमने गलती एक्चुअली पर्सनल अकाउंट में की है, तुम्हारा पेएबल ज्यादा दिख रहा है. सो दैट इज वाई अगर तुम इसको करेक्ट करते हो तो भी तुम्हारे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालते वक्त एक्सपेंस परचेज लिया गया था जो करेक्ट था 250. So since your supplier account is personal account, it is not considered while calculating profit. Any error in that is not going to impact the profit. वैसे any correction of the error is also not going to impact the profit. क्या ये कंसेप्ट समझा क्या? ये कंसेप्चुअल चीज थी. यस. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये अलग था थोड़ा सा, इसको मार्क करके रखो. रिविजन. यस. सो तुम्हारी एंट्री हो गई है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. अब सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सप्लायर लिख दिया हमने. इसका कोई इम्पैक्ट आने नहीं वाला. हम ऐसे लिख सकते हैं चाहिए तो इधर ही, रेक्टिफिकेशन इन सप्लायर अकाउंट. तुम तुम्हारे नोटबुक में यहाँ पे लिख सकते हो नो इम्पैक्ट. ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ, फिर मेरा टोटलिंग में फॉर्मूला लगने में प्रॉब्लम आएगा. सो यू कैन राइट हियर नो इम्पैक्ट. राइट डाउन योर. चलो जाना है आगे, समझा ये?
Yes, okay. The sale return of rupees 100 from a party has not been posted to that account, though party's account has been credited. Okay. Sanjot, बताओ what will be the rectification entry? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, करेक्ट। एरर क्या हुआ था कि तुमने सेल्स रिटर्न की एंट्री मारी है, सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं हुआ है, लेकिन जो कस्टमर है उसको करेक्टली क्रेडिट हो चुका है। तो अगेन डेबिट हुआ नहीं, क्रेडिट हुआ, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इसे करेक्ट करने के लिए मुझे क्या लगेगा, सेल्स रिटर्न को डेबिट दो एंड टू सस्पेंस। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना अमाउंट आने वाला है हमारा, 100। Okay. Sanjot, how is this going to impact your profit? नो इम्पैक्ट। वाई नो इम्पैक्ट? तुमने कौन से अकाउंट को हाथ लगाया है, कौन से अकाउंट में चेंज किया है? सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट अगर तुम दिखा रहे हो, क्या इम्पैक्ट होगा? सॉरी सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा है। प्रॉफिट डिक्रीज होगा, करेक्ट। क्योंकि अगर तुम सेल्स रिटर्न दिखा रहे हो मतलब तुम सेल्स को कम कर रहे हो, तो अगर तुम सेल्स को कम कर रहे हो तो प्रॉफिट तुम्हारा कम होगा, डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया हमने। इससे प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 100। क्योंकि सेल्स रिटर्न बताता है बेचा हुआ माल वापस आ गया। तो जब तक तुमने सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं मारी थी वो माल बिका हुआ दिख रहा था, अब वो वापस आ गया, तुम ऐसे दिखा रहे हो, तो इसके वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि सेल्स को हम कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे। पक्का क्लियर है क्या? यस नो? किसी को कोई डाउट्स तो पूछो। ठीक है, जाओ आगे। A check of rupees 500 issued to the supplier account shown under trade payable towards his dues has been wrongly debited to purchases account। थोड़ा सोचो, 1 मिनट लो, नोटबुक में लिखो, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, वो ट्रेड पेएबल में ही दिखाया गया है। ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू परचेज, ऐसा पूनम बोल रही है। सब लोग करो अपना अपना। सॉरी, वापस बोलो गरिमा। ट्रेड पेएबल टू परचेज, सब लोग अग्री करते हो क्या? यस? हाँ, देखो, आपने सप्लायर को चेक दिया था, आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सप्लायर अकाउंट डेबिट, मतलब ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट में जाना चाहिए था वो, टू बैंक। आपने गलती से एंट्री क्या मार दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसे करेक्ट करना है तो सप्लायर को डेबिट देना पड़ेगा, जो गया ही नहीं है, तो ट्रेड पेएबल्स अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। एक्चुअली ट्रेड पेएबल्स ऐसा अकाउंट नहीं होता है, बट ठीक है, ट्रेड पेएबल्स को डेबिट देना पड़ेगा। एंड टू क्या करना पड़ेगा तुम्हें, परचेज को कैंसिल करना पड़ेगा। तो तुम सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस ऐसे लिख सकते हो। लिखो, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल
सॉरी टू परचेजेस। कितना अमाउंट है वो 500। पूनम अब तुम ही बता दो कि ये इम्पैक्ट कैसे करेगा प्रॉफिट पे। मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा क्या? इधर तुम कौन से ऐसे आइटम को हाथ लगाया है जो प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है? सही है, परचेजेस ये हमारा खर्चा है। ओके, तो वो हम प्रॉफिट निकालने के लिए उसे खर्चा पकड़ते हैं। तुमने यहाँ पे पूनम खर्चा बढ़ाया है या कम किया है? कम किया है ना, तो खर्चा कम किया है तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तुरंत आंसर मत दो, सोच के दो, तुम सब लोगों को आती है चीजें। सस्पेंस तो कुछ स्टोरी में है नहीं, लेकिन हाँ, कौन सा नॉमिनल अकाउंट था? हाँ, तो उसका भी इम्पैक्ट हमने लिया था ना, कि तुमने सेल्स रिटर्न दिखाया है, मतलब तुमने बेचा हुआ माल वापस आ गया ऐसे दिखा रहे हो, मतलब सेल्स कम हो गया ऐसे दिखा रहे हो तुम। तो सेल्स अगर कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सप्लायर थोड़ी नॉमिनल होता है, सप्लायर थोड़ी नॉमिनल अकाउंट होता है, सप्लायर तो पर्सनल अकाउंट होता है ना। सप्लायर, एक सेकेंड, ये पहला वाला जो है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, मुझे बताओ पहले, सबसे पहले गरिमा, कि सप्लायर अकाउंट ये तुम्हारा इनकम है या एक्सपेंस है या लॉस है या गेन है? कुछ भी नहीं है ना, ये तो पर्सनल अकाउंट है। तो अगर सप्लायर इनकम नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, लॉस नहीं है, गेन नहीं है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए सप्लायर अकाउंट कुछ भी काम का नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालते हो तुम? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मेरी कमाई कितनी हुई, उसमें से मेरा खर्चा कितना हुआ, वो मेरा प्रॉफिट है। अब तुमने जो अकाउंट में गलती की है वो ना तुम्हारा इनकम है ना तुम्हारा एक्सपेंस है। तो अगर तुमने वो गलती सुधार भी ली तो उसका प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तुम्हें कितना पैसा देना है। तो तुम्हारा देना कम या ज्यादा हो गया है, तुम्हारा इनकम या एक्सपेंस कम या ज्यादा नहीं हुआ है। तुमने इनकम एक्सपेंस अकाउंट में गलती नहीं की थी, वो सही दिखाए हुए थे। तो अभी सप्लायर अकाउंट में गलती करने की वजह से तुम्हारे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब समझा? यस और नो? और वैसे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो सस्पेंस था दूसरा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिखाया गया है, सेल्स को कम कर दिया गया है, इसका मतलब तुम्हारा प्रॉफिट भी कम होगा। यहाँ पे भले सप्लायर अकाउंट है लेकिन साथ में तुम परचेज अकाउंट को कम कर रहे हो, ये एक्सपेंस अकाउंट है। तो तुमने खर्चा अगर कम कर दिया है तो इसके वजह से सप्लायर अकाउंट की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, परचेज अकाउंट की वजह से हो रहा है। तुम परचेज को कम कर रहे हो, एक्सपेंस को कम कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर? सबको समझा है? यस, नेक्स्ट देखो, a credit sale of 50 has been credited to the sales and also trade receivables account. So a credit sale of 50 has been credited to sales and also trade receivables account. ओके, आयुष बता क्या आएगा इसका रेक्टिफिकेशन? अमाउंट? करेक्ट।
से क्या हुआ है सब लोग देखो, तुमने क्रेडिट सेल किया था तो तुम्हारी एंट्री क्या आनी चाहिए थी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से जाना चाहिए था ये, 50 से। अब तुमने गलती क्या कर दी, तुमने सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया 50 से, ये सही किया, लेकिन तुमने ट्रेड रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर दिया 50 से। तो ऑफ कोर्स तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों क्रेडिट है। अब तुम इसे रेक्टिफाई कैसे करोगे, मुझे ट्रेड रिसीवेबल को भाई डेबिट देना पड़ेगा। अब ये किससे, डबल अमाउंट से, एक करेक्ट डेबिट जाने के लिए, एक गलत क्रेडिट कैंसिल होने के लिए। तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट देना पड़ेगा 100 का, बाकी कोई अकाउंट को हाथ नहीं लगाना है, बाकी सब सही चल रहा है। तो टू सस्पेंस आ जाएगा 100। समझा सब लोगों को? So that is why your rectification is trade receivable account debit 100 to suspense account 100. सस्पेंस के क्रेडिट पे जाके लिख दो बाय ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट 100। आयुष, इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, करेक्ट। क्योंकि अगर तुम अकाउंट्स देखोगे ये एंट्री में, तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब पैसा आना है, वो कोई भी इनकम या एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, इसका वजह से वो प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। प्लीज 100 बार ये लॉजिक क्लियर रखो, प्रॉफिट के लिए सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स तुम्हें लगते हैं। तुम कोई बिजनेस अगर चला रहे हो तो तुम खुद ही उसका प्रॉफिट कैसे निकालते हो, कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ, ये कंपेयर करते हो ना। तो यहाँ पे कोई भी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को हाथ ही नहीं लगाया है हमने। एक बंदे से कितने पैसे आने थे, वो अकाउंट में कुछ मिस्टेक हुई है, पर्सनल अकाउंट में, उसे करेक्ट करने की वजह से अगेन योर प्रॉफिट इज नॉट गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। सो हम लिखेंगे नो इम्पैक्ट। एक सेकेंड, मैंने एक सब रह गया है क्या? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना था वो, 100। अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन इन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, नो इम्पैक्ट। सारे देख लिए हमने, एंट्रीज मार दी। अब देखो सस्पेंस अकाउंट टैली हो रहा है या बैलेंस आ रहा है। बैलेंस आ रहा है। एक मिनट, मुझे क्यों लग रहा है कि मॉड्यूल में उनका कुछ अलग आंसर है। एक सेकेंड, मुझे चेक करने दो। नहीं नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है मेरा, क्रेडिट बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 425। सो इसका मतलब अभी भी सारे एरर्स डिटेक्ट हुए नहीं है। और नेट अभी ये सारी गलतियां सुधारने के वजह से फिलहाल प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट आने वाला है देखो, प्रॉफिट बढ़ेगा 650 से और घटेगा 100 रुपए से। मतलब तुम्हारा नेट इम्पैक्ट कितने से आएगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 550। क्या, यहाँ पे लिख दो नेट इम्पैक्ट, नीचे लिख दो, कहीं पे भी लिख दो नेट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट।
बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही होगा। अभी ब्रॉट डाउन भी कर सकते हो, होगा ही ना। कैरी फॉरवर्ड किया है मतलब लेके जा रहे हो आगे, तो ब्रॉट डाउन भी होगा। इसका क्या होगा ना आयुष, जब भी मैं अभी थर्ड स्टेज चालू करूंगी ना, तब तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हमको पता ही नहीं है ना उसका टाइप क्या है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट्स टाइप। तो तुम्हें वो सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस आया हुआ है, सी ये क्वेश्चन अच्छा है कि मैम सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस रहा है 425 का, अब इसका क्या करेंगे, कौन से टाइप का अकाउंट है, कहाँ पे लिखेंगे। तुम्हारी मर्जी है तुम कहाँ पे लिखोगे। अगर तुम्हें ये क्रेडिट, इसका क्रेडिट बैलेंस है, अगर तुम्हें इसको इनकम करके ट्रीट करना है, तो ऐसे हो जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट को बंद करके P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा कि इनकम है हमारी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L कि ये 425 का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट आ रहा है, हम ऐसे मानते हैं कि ये कोई तो इनकम थी हमारी। तो तुम या तो सस्पेंस अकाउंट को बंद करके इनकम या एक्सपेंस दिखा सकते हो, या तो तुम उसे कैरी करके एसेट या लायबिलिटी करके दिखा सकते हो कि इनकम एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है ना, तो शायद से ये मेरी लायबिलिटी है, देना होगा किसी को। तो तुम लायबिलिटी में या तो लिख लेते हो। समझाइए मैंने क्या बोला अभी एवरीबडी। संजोत, कैरन, ऐसे तुम्हारा फाइनल प्रेजेंटेशन सबका चाहिए। मैंने जर्नल के नरेशन लिखवाए नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये स्टेज पे जर्नल एंट्री तुम सीखने नहीं आए हो, मतलब नरेशन सीखने नहीं आए हो, वो तुम्हें आना चाहिए। अभी 2 साल 11th-12th करके, या सिंपल है, तुम्हें बस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना है। मेन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, तो रादर उसमें हम टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते नरेशन डिस्कस करने की जगह पे। मैं स्टैंडर्ड एक तुम्हें बता देती हूँ कि जब भी वो लोग आंसर में जर्नल एंट्री एक्सपेक्ट करते हैं, वो नरेशन एक्सपेक्ट करते ही है। तो एग्जामिनेशन लाइफ में तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। आर वी क्लियर? चलो ये भी हमारा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा सिर्फ स्टेज 3 का रेक्टिफिकेशन बचा है, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। एक 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा दिमाग तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह हिलना चाहिए। नहीं मुझे सर ने भी कल यही पूछा। सर को बहुत खुशी हो रही थी ऐसे जान के कि शायद से मैंने उनका अडॉप्ट किया है लेकिन क्या हो गया, मैं उस दिन जल्दी जल्दी में, उतना टाइम नहीं था, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट चल रहा था, तो वो थीम चेंज करना मुझे तभी इतना मटेरियल नहीं लगा। फिर मैंने, अभी मुझे आलस आता है थीम चेंज करने को, इसलिए फिलहाल मैं यही यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा सा लाइट है। मुझे वाइट क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो फ्रेश लगता है ऐसा। नहीं नहीं, मेरा हमेशा से लाइकिंग वाइट की तरफ ही रहा है और वाइट की तरफ ही रहेगा। चलो चलो अभी स्टेज 3 पे फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन एकदम हाई रखो। स्टेज 3 क्या बोलता है कि एरर्स तुम्हें कब पता चले, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स होने के बाद। मतलब तुम्हारा इस साल का जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, उसके बाद डायरेक्टली तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स भी हो गया, P&L बैलेंस शीट सब फ्रीज हो गया, और उसके बाद फॉलोइंग ईयर में नेक्स्ट पीरियड में तुमको पता चला अरे यार वो ये सारी गलतियां हुई थी, वो करेक्ट करनी है अभी। सो नाउ स्टेज 3 सेज
that rectification after final accounts. नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे करना है? ठीक है, चलो पहले एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जो स्टेज 2 में एग्जाम्पल लिया था वैसा सिमिलर एग्जाम्पल लेंगे। फोकस हाई रखो। सपोज ये मेरा परचेज बुक है। एक्स 2000, वाई 3000। ठीक है, गलती से यहाँ पे टोटल लिख दी 4000, पता ही नहीं चला, लिख लिया। इसके बाद हुआ लेजर पोस्टिंग। एक्स अकाउंट बनेगा, वाई अकाउंट बनेगा। ये कौन सा बुक है? सपोज परचेज बुक है, और परचेज अकाउंट बनेगा। परचेज बुक से देखा 4000 का टोटल परचेजेस हुआ है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में 4000 लिख लिया। ठीक है, इंडिविजुअल क्रेडिटर को क्रेडिट करना है। एक्स को 2000 का हुआ, वाई को 3000 का हुआ। अब मैंने बनाया ट्रायल बैलेंस। सो इसके बाद बन गया मेरा टीबी। टीबी में परचेज को डेबिट आया 4000 का, एक्स को क्रेडिट आया 2000 का, वाई को क्रेडिट आया 3000 का। जब मैं इसे टैली करने गई तो ये टैली हुआ ही नहीं। डेबिट में 4000 दिख रहा है और क्रेडिट में 5000। मैंने बोला यार मैं गलतियां तो ढूंढती हूँ कि क्या हुई है, लेकिन उससे पहले आगे के लोगों को थोड़ा काम चालू करने दो, इसलिए मैंने इसे आर्टिफिशियली टैली कर दिया। आर्टिफिशियली टैली करने के लिए मैंने सस्पेंस अकाउंट खोला, जिसको डेबिट में मैंने 1000 डाल दिया। तो अब मेरा टीबी आर्टिफिशियली टैली होके 5000 पे टैली हो रहा है। इधर तक आर वी क्लियर? यस, ओके। अब पूरा बहुत ढूंढा, मुझे मिस्टेक ही नहीं पता चल रही है कि क्या हुई। तो मैंने बोला अभी ठीक है यार, अभी ये साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज तो करने पड़ेंगे, तो ये सस्पेंस अकाउंट को कुछ तो कहीं पे भी लिख दो और अभी छोड़ो। मैंने बोला ठीक है। तो सिंस सस्पेंस को डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या तो मैं इसे एक्सपेंस करके P&L में दिखा सकती हूँ कि ये 1000 रुपए का कुछ तो एक्सपेंस था, ये सस्पेंस को मैंने एक्सपेंस करके लिख दिया। राइम हो गया, सस्पेंस को एक्सपेंस करके लिख दिया P&L के डेबिट में। या फिर मैंने सोचा कि ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हाथ नहीं लगाते, ये सस्पेंस डेबिट है ना, तो ये एसेट भी हो सकता है, क्योंकि रियल अकाउंट के बैलेंसेस कौन से होते हैं? डेबिट। ये पता है ना, रियल अकाउंट को डेबिट बैलेंसेस होते हैं। यस, एसेट्स मतलब मेरी प्रॉपर्टीज होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जितनी अंदर आया है उतना ही मैक्सिमम बाहर जा सकता है, तो डेबिट बैलेंस होगा। तो मैंने बोला यार इसको एसेट करके भी ट्रीट कर सकते हैं। सो मैंने फाइनल अकाउंट्स बनाया। अब फाइनल अकाउंट्स में या तो आप ये सस्पेंस को डाल सकते हो P&L में, आपकी मर्जी, अभी वो जिधर डालना है डालो, सिर्फ बैलेंस देखो भाई डेबिट है या क्रेडिट है, या फिर आप उसे डाल सकते हो बैलेंस शीट में। मैंने करंटली उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा के, इन दिस केस मैंने उसे बैलेंस शीट के एसेट में डाल दिया। ओके, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? इधर तक क्या हुआ? यस। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए, सब हो गया, एसेट साइड पे लिख के फ्री हो गए हम। फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला यार ये क्या है, एसेट साइड पे सस्पेंस वगैरह ऐसे कुछ कैसे दिख सकता है? सो कुछ तो मेरे अकाउंटिंग में करेक्ट नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट ईयर व्हाट डिड आई डू, यहाँ पे ये साल खत्म हो गया,
नेक्स्ट ईयर मैंने एक सीए को अपॉइंट किया और मैंने उसे बोला कि देख मेरे पास अभी भी सस्पेंस अकाउंट पिछले साल से आया हुआ है क्योंकि वो एसेट करके दिखाया था, तो प्लीज ये सस्पेंस अकाउंट में क्या था इसको बंद कर भाई, सस्पेंस अकाउंट को, और इस साल का अकाउंटिंग भी तुम ही अभी करेक्टली करो। तो वो सीए ढूंढ रहा था तो उसको समझा कि पिछले साल कहाँ पे गलती हुई थी। सो ही आइडेंटिफाइड कि लास्ट ईयर का तुम्हारा जो परचेज बुक था उसकी टोटल ये कम ली गई थी 1000 से। सो ये आइडेंटिफाइड द एरर और वो क्या बोल रहा है कि मुझे एरर मिल गया है, परचेज बुक ऑफ लास्ट ईयर was अंडरकास्ट बाय 1000 से इसकी टोटल कम ली गई है। ठीक है, अब हमें इसको करेक्ट तो करना पड़ेगा, जो भी अब इसको करेक्ट करो क्योंकि वो सस्पेंस अकाउंट वैसे भी जिंदा बैठा हुआ है वहां पे, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है नए साल में। अब जो भी गलती हुई उसको सुधारो हम बोल रहे हैं, तो हमने बोला ठीक है भाई इसको सुधारते हैं। तो ये सुधारने के लिए उसने एंट्री क्या मारी, उसने बोला परचेज कम था ना, सो परचेज अकाउंट डेबिट। ये ग्रीन कलर विजिबल है क्या तुम लोगों को? क्या सर ये गोल्डन यूज करते हैं? येलो भी अच्छा दिखेगा मुझे लगता है, इस पे ब्लू देखती हूँ मैं। नहीं वो गंदा दिख ये दिख रहा है ना? ठीक है, शांति मिली तुझे, मैंने ब्लू यूज किया। चलो रे, कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट के टाइम पे टाइम पास नो करो। हाँ, तो मैंने बोला कि हमें इसको करेक्ट करना है, इसको करेक्ट कैसे करना है, तो मैंने बोला यार परचेज अकाउंट में कम गया था ना डेबिट, तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 1000। क्या? तो हर साल भी, तो अगले साल भी परचेज अकाउंट बना होगा ना? रुको रुको बताती हूँ मैं, करते हैं हम डिस्कस। तो उसने प्राइमरीली क्या सोचा कि परचेज अकाउंट को कम डेबिट गया था, तो इसने उसने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 1000 से। ठीक है, और उसने बोला अब वो सस्पेंस में जो डिफरेंस, अब मैंने गलती सुधार दी है तो वो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, तो टू सस्पेंस अकाउंट 1000, ऐसे करके जो सस्पेंस अकाउंट उसका ओपनिंग बैलेंस से आया हुआ था कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 करके, वो कैंसिल हो गया, अभी सस्पेंस बंद हो गया और परचेज अकाउंट 1000 से बढ़ गया। इधर तक क्लियर? ये समझ रहा है उसने क्या किया? यस। हाँ, अब मुझे बताओ कि ये जो वो उसने एंट्री मारी है, ये तुम्हें खटक रही है या ये तुम्हें अच्छी लग रही है? ये तुम्हें खटक रही है, अभी क्यों खटक रही है उस तुझे? ठीक है ना, लेकिन इस साल भी तो परचेज अकाउंट खोला होगा आयुष। अरे क्यों अलग है? ओके रुको, संजोत तुम क्या बोल रहे हो? नहीं मुझे ना संजोत का आवाज ही बहुत कम आता है, संजोत जोर से बोलो एकदम। सस्पेंस अकाउंट तो क्लोज हो रहा है। वो सस्पेंस के बारे में नहीं बोल रही, शायद से परचेज के बारे में बोल रही है। हाँ, तो संजोत बोल रही है कि मैम परचेज ज्यादा दिख रहा है ये इस साल।
ओके, और किसी को कुछ खटक रहा है? खटकना तो चाहिए, दैट इज करेक्ट। और क्यों खटकना चाहिए? थोड़ा संजोत, आयुष, भूषण, सबके थोड़े थोड़े पॉइंट्स लॉजिकल है। सी, ऐसा नहीं है कि मैं इस साल परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकती हूँ, इस साल भी परचेज अकाउंट खुलेगा, इस साल भी परचेज होने वाले हैं, तो परचेज अकाउंट खुला हुआ ही है इस साल। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, जब मैं ये एंट्री चेंज करती हूँ तो तुम्हारा इस साल का जो परचेज है, इस साल के जो एक्सपेंस है, वो तुम 1000 रुपए से बढ़ा रहे हो। तुम बोल रहे हो कि इस साल का खर्चा 1000 रुपए से ज्यादा किया है। अभी तुम मुझे बताओ, अगर तुम इस साल का खर्चा 1000 रुपए से ज्यादा दिखाओगे तो इस साल का प्रॉफिट 1000 रुपए से कम दिखेगा, बराबर? लेकिन सच में क्या वो 1000 रुपए इस साल का खर्चा है क्या? ये तो पिछले साल का है। तो तुम इस साल के ऐसे एक्सपेंस अकाउंट को डायरेक्टली बढ़ा दोगे, तो जो लोग एनालाइज करते हैं, जो लोग तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के तुम्हारे बिजनेस कैसा चल रहा है उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, तो वो तो बोलेंगे कि अरे इस साल तुम्हारा इनकम डिप हो गया, प्रॉफिट डिप हो गया, कैसे क्या? और ऐसे लगेगा कि तुम बराबर से बिजनेस नहीं कर रहे हो। सो दिस इज नॉट करेक्ट। तो फिर करना क्या? तो ये करना कि जब भी तुम अगले साल या फॉलोइंग ईयर में, फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड में जब भी तुम रेक्टिफिकेशन करोगे, तो तुम पहले स्टेज 2 के हिसाब से एंट्री मारो कि क्या रेक्टिफिकेशन होता था, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये रेक्टिफिकेशन एंट्री में तुम कोई भी नॉमिनल अकाउंट को हाथ लगा रहे हो, तुम एक्सपेंस को छेड़खानी कर रहे हो या तुम इनकम को छेड़खानी कर रहे हो, तो वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि तुम अगले साल के इनकम और एक्सपेंसेस को बढ़ा या कम कर रहे हो, वो जो तुम्हारे पास तुमने नहीं करना चाहिए। तो उस केस में तुमने क्या करना चाहिए? तुमने जहां पे भी रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, तुमने वो कैंसिल कर देना चाहिए, वो नॉमिनल अकाउंट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो मैं क्या करूं? तो मैं एक नया अकाउंट बनाती हूँ जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अकाउंट भी इसी साल दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी पिछले साल जाके मैं कुछ दिखा नहीं सकती। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस इस साल दिखाया जाएगा, लेकिन अभी इसका प्रेजेंटेशन देखो कैसे होता है। सपोज तुम्हारे इस साल के एक्सपेंस थे ऑफ द करंट ईयर 10,000। ओके, अगर तुम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाते थे सपोज, तो मैं परचेज अकाउंट को ही 1000 डेबिट करते थे, तो तुम्हारा 11,000 का एक्सपेंस दिखता था, ठीक है? और अज्यूम करो तुम्हारा सेल्स 15,000 है, तो तुम्हारा देखो दिखता कैसे था अभी? तुम्हारा सेल्स दिखता था 15,000 का। ट्रेडिंग अकाउंट इमेजिन करो, जिनको ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल भी याद नहीं है वो सिर्फ इतना देखो कि इनकम 15,000 की दिखती थी, और तुम्हारा एक्सपेंस कितने का दिखता था? 11,000 का इस साल का। अगर तुम 1000 रुपए कहाँ पे डालते थे? परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते थे, तो तुम्हारा प्रॉफिट दिखता था 4,000। ओके, अब क्या होगा? मुझे ये गलत लग रहा है, मैंने इस साल के प्रॉफिट को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो मैं इसको करेक्ट कैसे करूंगी? मैंने इस साल के प्रॉफिट को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब ये क्लियरली दिखना चाहिए कि ये जो 1000 रुपए है वो इस साल के नहीं है। तो मैं ऐसे करूंगी कि मैं सेल्स बराबर से 15,000 दिखाऊंगी, मैं बोलूंगी मेरा एक्सपेंस कितना है? 10,000। सो मेरे बिजनेस का वैसे प्राइमरी प्रॉफिट दिखेगा कितना? 5,000। अब ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट दिया है, तो वो डेबिट दिखाना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल मेरा 1000 रुपए का पिछले साल जो कम खर्चा रिकॉर्ड हुआ है वो इस साल खर्चा करके दिखाना ही पड़ेगा, बट मैं इसे अलग करके दिखाऊंगी पी एंड एल एडजस्टमेंट 1000, तो ताकि मेरा फाइनल प्रॉफिट दिखे। अल्टीमेटली फाइनल प्रॉफिट 4,000 ही दिखेगा इस साल का, क्योंकि 1000 रुपए का खर्चा पिछले साल रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उसे इस साल के एक्सपेंसेस में हाथ नहीं लगाती, मैं बोलती हूँ मेरा इस साल का प्रॉफिट 5,000 है, लेकिन मैंने कुछ तो एडजस्टमेंट की है। कहाँ से आई ये एडजस्टमेंट? तो पिछले साल कुछ गलतियां हुई थी जो मुझे करेक्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से और 1000 रुपए का डेबिट आया है, इसके लिए फाइनल प्रॉफिट 4,000 दिख रहा है। बट दिस इज अ बेटर प्रेजेंटेशन बिकॉज दिस शोज दैट करंट ईयर्स by profit by doing business is 5,000,
1000 debit I am incurring because of some adjustment which I had to do because of errors in the previous year. जबकि ऐसे अगर मैं प्रेजेंटेशन नहीं करती और मैं डायरेक्ट ऐसा प्रेजेंटेशन करती हूँ तो ऐसे लगता है कि इस साल के खर्चे बढ़ गए और इस साल का प्रॉफिट कम हो गया. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? क्योंकि अभी पिछले साल तो रह गया आयुष, वो गलती हो गई, वो गलती कभी तो सुधारनी पड़ेगी ना. सी, पिछले साल तुम्हारे ओवरऑल ही प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो तुम्हारे बिजनेस में वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, ये कहीं तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा. अब मैं पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो क्लोज हो गए हैं, जो प्रिंट हो गए हैं, उन्हें कैसे चेंज करूं? उन्हें तो हम चेंज ही नहीं कर सकते. यू कैनॉट टच देम बिकॉज नाउ दे आर प्रिंटेड, दे आर क्लोज्ड. अगर तुम उनमें अभी कैसे करोगे? देखो सही नहीं है ना, ये नॉमिनल इम्पैक्ट ही है ना आयुष. ये 1000 रुपए का खर्चा कम दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे 1000 रुपए का एक्सपेंस ही दिखाना पड़ेगा. इसको प्रेजेंट करने का, इसको ना डायरेक्टली रिजर्व्स में भी हैंडल कर सकते हैं किसी को चाहिए तो, लेकिन ये बहुत हायर लेवल है, ये तुमको बिल्कुल कुछ भी अभी समझेगा नहीं. और एक्चुअली रिजर्व्स में भी हाथ लगाने को अलाउड नहीं है वैसे, क्योंकि क्या बोलते हैं कि P&L के फेस पे तुम आगे जाके इंटर पे ये सीखोगे. एक इसके रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक सेकेंड ना, 5 इससे डील करता है, विच इज प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस. तुम्हें प्रायर पीरियड आइटम्स, इसे प्रायर पीरियड आइटम्स बोलते हैं. जब पिछले साल के कुछ एक्सपेंस या पिछले साल अगर कुछ एरर्स हुए हैं या ओमिशन हुए हैं, अगर तुम उसे इस साल करेक्ट कर रहे हो, तो उसे करेक्शन करने के वजह से ये जो P&L एडजस्टमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड, वो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स होते हैं. And accounting standard 5 says that prior period adjustments should be shown on the face of P&L in such a way that its impact on the profit of the current year can be clearly perceived. But ये अभी तुमको कुछ भी नहीं समझेगा. हाँ, so ये थोड़ा सा हायर लेवल है. तो वो तुम्हें जब तुम और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटर लेवल पे आओगे वगैरह तो और समझेगा. अभी बस इतना ध्यान रखो. हाँ बोलो. हाँ, अभी वो गलती की है तो वो करेक्ट तो हमें करनी पड़ेगी. वो 1000 रुपए का खर्चा तो है तुम्हारे बुक्स में. अब तुमने वो पिछले साल नहीं दिखाया, लेकिन अभी वो दिखाना तो पड़ेगा. अब पिछले साल जाके तो कुछ कर नहीं सकते, अभी गलती की है तो कभी करेक्ट तो करनी पड़ेगी उसको कभी ना कभी. अभी बेस्ट पॉसिबल वे से उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो कि अननेसेसरी उसे करेक्ट करने के चक्कर में इस साल के नॉमिनल अकाउंट्स को तुम हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि फिर इस साल का प्रेजेंटेशन गलत दिखेगा. तुम्हें अगर नॉमिनल अकाउंट में कुछ भी चेंजेस करना है तो तुम P&L एडजस्टमेंट करके एक नया अकाउंट खोलो और उसमें डालो, और फिर वो अकाउंट तुम अलग से दिखा देना बाबा. क्लियर है क्या ये? ओके. तो स्टेज 3 में गलती सुधरती कैसी है? तो स्टेज 3 में पहले तुम ये सोचोगे, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, मैंने तुम्हें एकदम डिटेल कंसेप्ट बताया. अब जब तुम एक्चुअली सॉल्व करोगे तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इसे सुधारते वक्त स्टेज 2 में एंट्री क्या आती थी वो सोचेंगे कि अच्छा ये तो परचेज अकाउंट में कम गया ना, सो आइडियली माई एंट्री शुड भी, मुझे परचेज बढ़ाना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. ऐसे स्टेज 2 की पहले एंट्री सोचो, फिर बोलो कि लेकिन ये एंट्री को सुधारने में नॉमिनल अकाउंट्स को हाथ लगाना पड़ रहा है, और इस साल तो मैं नॉमिनल अकाउंट्स को चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस करके P&L एडजस्टमेंट यूज कर लो. तो तुम्हारी एंट्री आएगी स्टेज 2 की एंट्री, उसमें नॉमिनल अकाउंट्स को चेंज करके P&L एडजस्टमेंट, दैट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. हाँ, अगर तुम गलती सुधारते वक्त कोई भी तुम्हारा पर्सनल अकाउंट को या रियल अकाउंट को तुम हाथ लगा रहे हो, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बताती हूं मैं क्या है. ये इधर इधर तक क्लियर है? मैंने जो अभी तक बताया वो रियल और पर्सनल का छोड़ के इधर तक क्लियर है? यस. अब चलो और एक देखते हैं हम. सपोज तुम्हारे लास्ट ईयर, सो प्रीवियस ईयर, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस था, बहुत ही बेकार है.
इतना स्लाइडिंग नहीं है। हाँ, सो मेरा ट्रायल बैलेंस में ऐसे आया, ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000, कुछ एक्सपेंसेस 2,000 ऐसे है, फिर मेरे कुछ इनकम्स हैं 5,000 और मेरे कुछ पेएबल्स है सपोज 15,000। तो ऐसा मेरा ट्रायल बैलेंस बना। फिर मैंने देखा कि यार ये तो टैली नहीं हो रहा है, क्रेडिट साइड 20,000 है और डेबिट साइड 12,000 है। तो मैंने क्या किया, सस्पेंस बना दिया आर्टिफिशियली टैली करने के लिए। मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया 8,000, ठीक है। और इस तरीके से ये अभी आर्टिफिशियली टैली होके 20,000 हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, साल खत्म हो गया, मुझे गलती नहीं समझी कहाँ पे हुई, तो मैंने ये सस्पेंस अकाउंट को एसेट साइड पे दिखा के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट ईयर आ गया, अब नेक्स्ट ईयर में मेरे सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस लेके आया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 का। अब नेक्स्ट ईयर में ये पता चला कि गलती कहाँ पे हुई थी कि एक डेटर का अकाउंट था 8,000 का जो ट्रेड रिसीवेबल में पकड़ा ही नहीं गया था। ओके, सो ट्रेड रिसीवेबल गलती से 8,000 से कम ले लिए थे मैंने, तो अभी मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेक्ट करूंगी, वो डेटर मुझे दिखाना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो मैं इसको करेक्ट करने के लिए बोलूंगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जो भी वो डेटर का अकाउंट होगा मैं उसको एक्चुअली डेबिट करूंगी 8,000 से। और मैं बोलूंगी अब ये सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, मिस्टेक पता चल गई है, टू सस्पेंस अकाउंट। $8,000, सो बाय ट्रेड रिसीवेबल 8,000 सस्पेंस क्लोज हो गया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट मतलब मैंने एक डेटर को बढ़ा दिया। मुझे बताओ ये डेटर को बढ़ाने के वजह से क्या इस साल का जो मेरा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उस पर कोई परिणाम होने वाला है क्या? नहीं, मैं ना इस साल के इनकम को हाथ लगा रही हूँ ना इस साल के एक्सपेंसेस को हाथ लगा रही हूँ। इस साल बिजनेस करके जो मेरा प्रॉफिट आया हुआ है वो करेक्ट ही दिखने वाला है। सिर्फ मेरे एसेट्स मतलब सिर्फ मेरे डेटर्स के लिस्ट में एक डेटर ऐड हो गया, तो ये गलती सुधारने के वजह से अगर मैंने कोई डेटर बढ़ाया हुआ है तो मेरा प्रॉफिट लॉस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मैंने डेटर को एक डेटर का अकाउंट बुक्स में लाया है, तो उस केस में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मैं सी बाय डूइंग दिस करेक्शन इन द नेक्स्ट ईयर मेरे नेक्स्ट ईयर के बिजनेस के प्रॉफिट्स निकालने में कुछ भी गलती नहीं हो रही है। मेरा बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ होगा एग्जैक्टली वही दिख रहा है, और जो एक मेरा डेटर नहीं दिख रहा था वो ऐड हो जा रहा है, वही करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई जब आप नेक्स्ट ईयर में जब गलतियां सुधारते हो, अगर गलतियां सुधारते वक्त अगर आप कोई पर्सनल अकाउंट में चेंजेस कर रहे हो, रिसीवेबल पेएबल में चेंजेस कर रहे हो, आप कुछ एसेट में चेंज कर रहे हो, तो ऐसे कोई अकाउंट्स में अगर आप चेंजेस ला रहे हो कि जिनके वजह से जो चेंज करने के वजह से वो अकाउंट्स बेटर दिखेंगे, करेक्ट दिखेंगे और उनका प्रॉफिट पे कोई परिणाम नहीं होगा, तो अननेसेसरी आपको P&L एडजस्टमेंट स्टोरी में लाना नहीं। क्लियर है क्या ये? क्या डेटर ज्यादा दिखेंगे ना उससे, तो डेटर तो ज्यादा दिखने ही चाहिए पूनम, क्योंकि वो डेटर था ही ना अपना, वो तो दिखना ही चाहिए। वो तो पिछले साल नहीं दिखा था, ये मिस्टेक है, लेकिन उसको इस साल दिखाना ही पड़ेगा ना। वो हमारी एसेट है ही ना, वो पैसा हमें आना है ही, तो वो तो दिखना ही चाहिए। समझा? क्या आयुष? नहीं होता, उसका क्या होगा ना, मैं तुझे बताऊंगी। हम एक इलस्ट्रेशन 8 करने वाले हैं कल, तब ये क्लियर हो जाएगा तेरा डाउट।
नहीं नहीं, तो झूल नहीं होगा। नहीं, बताती हूँ मैं। जब हम इलस्ट्रेशन 8 करेंगे ना, तो उन्होंने ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट को एक्सपेंस ट्रीट किया था, नॉमिनल अकाउंट ट्रीट किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है वो, तो हम कल वो सॉल्व करेंगे तो समझेगा। अभी प्राइमरी लेवल का क्लैरिटी लाओ, पहले सिंपल सिंपल कंसेप्ट क्लियर करो पहले। हाँ, तो वो समझेगा, तेरा डाउट कल क्लियर होगा आयुष, बहुत डिटेल में होगा वो। हाँ, गरिमा बताओ, आपको क्या डाउट है? हम्म, तो वही तभी। हाँ, तो सही है, देखो, पिछले साल तुमने डेटा दिखाया ही नहीं, इस साल डेटर के पैसे ही आ गए, तो तब तुम्हें समझेगा कि अरे ये पैसे किधर क्या है, डेटर तो दिखाया नहीं। ऐसे ही आइटम्स की वजह से तुम्हें समझेगा कि तुमने गलती की है। तुम्हें समझेगा अरे ये तो लास्ट ईयर कैसे नहीं दिखाया, पता नहीं, अब ये गलती को सुधारो। तो पहले तुम ये एंट्री मारोगे कि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तुम डेटर को बुक्स में लेके आओगे, फिर उसके जो पैसे आए हैं उसकी एंट्री मारोगे, फिर चीजें सही दिखने लगेगी। समझा? हाँ, ठीक है, भाग गया तो फिर बाद में बैड डेट्स की एंट्री मारेंगे उसको। पहले तो वो अपना डेटर है वो बुक्स में दिखाएंगे, और उससे गलती क्या हुई है कि डेटर दिखाई नहीं दिया है, मतलब डेटर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो तो हमें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, वो गलती सुधारनी पड़ेगी। अब उसके बाद अगर वो जाके पैसा नहीं देता है तो उसके बाद बैड डेट्स की एंट्री मार देंगे इस साल। सिंपल। हाँ गरिमा। वही ना, वैसे ही कि तुमने डेटर लिखा ही नहीं गरिमा, और तुम्हें पैसे आ गए, तो तुम पहले एंट्री क्या मारोगे, तो तुम पहले पूछो तुम। सी कैसे होता है, अगर मेरे बुक्स में तुम्हारा अकाउंट ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैंने डेटा दिखाया ही नहीं, इसी साल में दिखाया ही नहीं कि तुमसे पैसे आने थे, और तुमसे 10,000 आ गए, तो मैं एंट्री क्या मारूंगी, मैं एंट्री मारूंगी, कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान, जिस धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम्हारा बिजनेस है, लॉजिकली सोचो, मैं क्या बोलूंगी कि चाहिए 10,000 रुपये आए हैं, तो मैं एंट्री मार देती हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि पहले चेक तो करूँ कि गरिमा से कितने पैसे आने थे, और जब मैं पेजेस फ्लिप करूंगी तो मुझे समझेगा कि अरे गरिमा का अकाउंट ही मैंने नहीं बनाया है, इसने 10,000 रुपये फुकट थोड़ी ला के दिए होंगे। फिर मुझे स्ट्राइक होगा कि अरे यार, ये इसका अकाउंट ही लाना भूल गए अपन, इसका अकाउंट ही रिकॉर्ड होना रह गया है, ये मेरा एरर है। अब वो एरर को मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब ये जो ओमिशन हुआ है कि तुम्हारे अकाउंट को डेबिट नहीं हुआ है, वो मुझे पहले डेबिट करना पड़ेगा। तो मुझे गरिमा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ये एंट्री मारनी पड़ेगी पहले, जो भी 10,000 से या 8,000 से जो भी अमाउंट है, सपोज 10,000 की, तो पहले मेरी एंट्री रेक्टिफिकेशन की मारनी पड़ेगी, गरिमा टू सस्पेंस, दैट इज 10,000। और फिर तुमसे जो कैश की आई एंट्री है 10,000 की, जो मैंने मारी है, नाउ दिस विल मेक सेंस, एंड नाउ योर अकाउंट विल लुक जीरो। जब तक अगर मैंने ये एंट्री नहीं ना मारी, तो ऐसे देखेगा कि तुमसे मुझे पैसे आए हैं जो मैंने तुम्हें लौटाने हैं, क्योंकि तुमसे पैसे आने थे वो मेरे बुक्स में दिख ही नहीं रहे थे वरना। समझा क्या अभी? हम्म। और किसी को कुछ डाउट्स? नो। सो बेसिकली फ्लो समझो क्या होता है। पहले तुम ट्रायल बैलेंस टैली करने की कोशिश करते हो, तुम जब ट्रायल बैलेंस को टैली करोगे, अगर वो टैली नहीं हुआ, सपोज डिफरेंस आया, तो सस्पेंस में जाएगा। तुम्हारा आइडियली काम है, तुम्हें वो सस्पेंस में से गलतियां ढूंढ, मतलब जो भी गलती है वो ढूंढ के सस्पेंस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन साल खत्म हो गया, फाइनल अकाउंट अभी फ्रीज करने का टाइम आया, गलती मिल नहीं रही है, तुमने बोला छोड़ो अभी टाइम ही नहीं है, वो जो भी सस्पेंस अकाउंट है, या तो तुम उसे इनकम एक्सपेंस करके ट्रीट कर दोगे,
या तो तुम उसे एसेट लायबिलिटी करके कहीं तो पार्क करके निकल जाओगे। अगले साल जब तुम्हें गलती पता चलती है तो तुम उसे गलती को रेक्टिफाई करते हो। गलती को रेक्टिफाई करते वक्त तुम स्टेज 2 के हिसाब से एंट्री सोचो कि स्टेज 2 में गलती को कैसे करेक्ट करते थे। अगर वो करेक्शन एंट्री में तुम्हें समझ रहा है कि अरे कोई नॉमिनल अकाउंट्स को एक्चुअली इंक्रीज या डिक्रीज करना है या नॉमिनल अकाउंट्स को हाथ लगाना है, तो तुम वो नॉमिनल अकाउंट्स को हाथ ना लगाते हुए तुम एक नया अकाउंट खोलोगे विच इज कॉल्ड एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि जो भी नॉमिनल अकाउंट में गलती हुई थी जो सुधारनी थी वो अभी मैं डायरेक्टली इस साल के नॉमिनल अकाउंट्स को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। इसके लिए मुझे उनको कहीं तो पार्क करना पड़ेगा। इसके लिए उनके लिए मैं स्पेशल अकाउंट खोलती हूँ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि जो पिछले साल एक्सपेंस या इनकम्स में गलती हुई है वो सुधारी भी जाए और वो इस साल के प्रॉफिट को इम्पैक्ट ना करे। गलती को सुधारते वक्त अगर कोई नॉमिनल अकाउंट आ ही नहीं रहा है एंट्री में, हम पर्सनल अकाउंट्स या रियल अकाउंट्स को सुधार रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज टोटली फाइन। उनको तुम करेक्ट कर दो, उनकी पोजीशन करेक्ट दिखा दो। वैसे भी उनके वजह से प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो तुम P&L एडजस्टमेंट ऐसे नए अकाउंट की तुमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल और पर्सनल अकाउंट को उनमें गलतियां है तो उनको सुधारना ही पड़ेगा। तो वैसे तुम डायरेक्टली सुधार दोगे। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? हाँ, तो फिर सस्पेंस अकाउंट ऐसे ही जिंदा रहेगा ना, वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा फिर। इसके लिए तुझे बताओ, इसके लिए बोलते हैं कि उसका डाउट क्या है कि मैम बराबर है तेरा कि मैम ये सस्पेंस अकाउंट में 50,000 का कुछ बैलेंस था, मेरा प्रॉफिट 80,000 था, मैंने वो सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट में कहीं तो लिख दिया और प्रॉफिट 80,000 दिखाता रहा। और जो एक बंदा है उसने वो 80,000 का मेरे बिजनेस का प्रॉफिट देख के मेरे बिजनेस में पैसे लगा दिए और बाद में पता चला कि ये 50,000 का सस्पेंस एक्चुअली खर्चा था। ओके, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे मैं ये बताती हूँ। आयुष, प्रैक्टिकली ना कोई भी इन्वेस्टर जब तेरे फाइनल अकाउंट्स देखेगा ना, अगर उसमें सस्पेंस अकाउंट है तो वो पहले ही पैसा नहीं लगाएगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स क्लीन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू टेक द डिसीजन। इसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी सस्पेंस अकाउंट को इट इज नॉट गुड मैनर्स इन अकाउंट्स टू कीप सस्पेंस अकाउंट। तो जो हाँ किया है तो इन्वेस्टर पहले ही भाग जाएगा। इन्वेस्टर बोलेगा मुझे इसका हिसाब बताओ, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं लग रहे, झोल लग रहे, तो पहले ही पैसे नहीं लगे। ऐसी बैलेंस शीट तुम इन्वेस्टर के पास लेके ही मत जाना, ऐसे P&L बैलेंस शीट, क्योंकि वो देख के ही ना मना कर देगा फेस से। तो अगर एक्चुअली तुम्हें पैसों की जरूरत है तो सही वाले अकाउंट्स बना के लेके जाओ, ओनली इफ इट इज मटेरियल, करेक्ट। हाँ, तो वो किधर भी इधर ऊपर ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। तो हो गया, इन्वेस्टर इज मैड। नहीं, फिर वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि तुमको पता था। फिर भी अभी मैं तुझे बोलूं कि आयुष नीचे खड्डा है, उधर जाना मत, अभी फिर भी जाके तू उधर गिरा, तो तू मुझसे पैसा वसूल करेगा क्या? मैं तो क्या, तुमने ये सीखा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, कैविएट एम्प्टर पढ़ा है? कैविएट एम्प्टर, क्या नो मैम होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है ना, लेट द बायर बी अवेयर। सो लेट द बायर बी अवेयर इज व्हाट, कैविएट एम्प्टर, उसका वर्ड ये है। सो वही है, लेट द बायर बी अवेयर। वहां पे भी लॉ में यही करते हैं ना कि बायर ने कुछ चीजें बेसिकली इंस्पेक्शन करके लेनी चाहिए। अगर तुम बेसिक चीजें नहीं देखते हो तो कैसे होगा, इधर वैसे मतलब वैसे ही होगा फिर आयुष। सो आर वी एब्सोल्युटली क्लियर टिल हियर? चलो और एक एरर ले लो, सपोज ऐसा वाला एरर ले लो अभी।
और एक केस जहाँ पे तुमने मशीनरी अकाउंट खरीदा, मशीनरी खरीदी थी, लेकिन मशीनरी की जगह पे तुमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस कैसे दिख रहा था? तुम्हारा मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था 10,000 का, और सप्लायर को क्रेडिट होना चाहिए था 10,000 का। गलती से तुमने क्या कर दिया, मशीनरी अकाउंट की जगह पे परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तुम्हारा ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा इस केस में। इस केस में सस्पेंस तो स्टोरी में आया ही नहीं। तुमने यही गलती दिखा के क्या कर दिया, तुमने तुम्हारे पी एंड एल को, मतलब सॉरी, यही गलती कंटिन्यू करके तुमने तुम्हारा ट्रेडिंग पी एंड एल बनाया। ठीक है, अगले साल में पता चला कि अरे यार वो तो मशीनरी खरीदी हुई थी, वो परचेज में गई है, अब इसको करेक्ट करो। तो इसको करेक्ट कैसे करोगे बताओ? हाँ, मतलब प्राइमरी एंट्री करेक्ट है तुम्हारी, तुम कैसे मारोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। लेकिन अगले साल में परचेज को हाथ लगा पाओगे क्या नॉमिनल अकाउंट को? नहीं। तो इसके जगह पे तुम्हारी एंट्री क्या आ जाएगी, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारी कुछ गलतियां पिछले साल में हो जिसके वजह से सस्पेंस अकाउंट नहीं बनता है, इसके वजह से अगले साल के रेक्टिफिकेशन करते वक्त भी सस्पेंस नहीं आएगा, विच इज फाइन। यहाँ पे तुम एक ही लॉजिक लगाओ, जैसे स्टेज 2 में रेक्टिफिकेशन होता है वैसे ही स्टेज 3 में होता है। सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स को हम छेड़ नहीं सकते हैं, उनको हम पी एंड एल एडजस्टमेंट में डाल देंगे, बाकी कुछ अलग नहीं। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? ओके, अभी इसमें से तुम्हें नोटबुक में कुछ लिखना है क्या? अभी सेकेंड ना, ये वाला एग्जाम लिख दो, ये फर्स्ट वाला कि हमने क्या पूरा फ्लो जो मैंने लिखा था, मैंने पहले परचेज बुक में गलती की, लेजर पोस्टिंग गलत किया, टीबी गलत किया, सस्पेंस बनाया, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में मैं करेक्शन करने गई, लेकिन मैं परचेज को हाथ नहीं लगा सकती हूँ, इसलिए परचेज का डेबिट स्क्रैच करके पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखा। ये पूरा ये एग्जाम्पल लिखो क्योंकि ये लॉजिक मेन है। राइट दिस। हाँ, आज का लास्ट पार्ट ये इतना लिखो, इसके बाद मैं एक नोट लिख के दे दूंगी, बस फिर स्टॉप कर देंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के देती हूँ इसके नीचे, फिर स्टॉप करेंगे। गरिमा तुम कल नहीं हो ना? हाँ, तो फिर कल सिर्फ टेस्ट ले लेंगे।
और ट्यूसडे वेनसडे को देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कुछ अलग टाइम पॉसिबल है या कुछ, या फिर वरना ट्यूसडे वेनसडे के गरिमा तुम रिकॉर्डेड देख लेना। हाँ, अरे एकदम ब्रेक हो जाएगा फिर। करेंसी पक्का थोड़ा लेट। मुझे लगा ही था ये भूषण बोला क्यों नहीं अभी तक। अब इसमें क्या हो ये लो। चलो हो गया, क्या लिख के, एक नोट लिख के दो। ये भूषण यार क्या लिखता है मुझे समझता ही नहीं। नहीं, इतना ही लिखो अभी। नहीं। हाँ। डन। मैं कुछ पार्टी नहीं दूंगी, तुझे भूख लगी है, मैं मेरा खा के हो गया। तुझे बेनिफिट होने वाला है उसका जल्दी लिखने से, मुझे तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। अभी 3-4 मिनट से क्या ही है। करेक्ट। भूषण तू एक वर्ड बोलेगा नहीं, तू गपचुप लिख। नहीं नहीं, तू पूरा कॉन्सेंट्रेट लिखने में ही कर। चलो अब मैं डिक्टेट कर रही हूँ। उसके नीचे लिखो। क्या? क्या एक्सपेरिमेंट? कशाला? मेरे पास 2 आईपैड है क्या? एक, मैं एक हाथ से लिखती हूँ तो तू स्पीड नहीं मैच कर पाता है, मैं 2 हाथ से लिखूंगी तो तू तेरा क्या होगा? सच में। ए चलो लिखो, नीचे का पैराग्राफ लिखो, चलो जल्दी। While rectifying the errors, आयुष तेरा ऑन। While rectifying the errors in subsequent period, pass rectification entry as per stage 2। बहुत स्लो लिखता है यार ये भूषण। क्या था, मैंने क्या बोला? While rectifying the errors in the following year, pass rectification entry
as per stage 2. If the entry has any nominal accounts replace them with P&L adjustment account. हाँ हाँ, तो तेरी एंट्री आएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट, जिसका नेट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, फिर भी पास करते हैं। हाँ, कुछ नहीं होगा, फिर भी इट इज अगेन गुड टू पास दैट एंट्री। हाँ, तो अभी हम नीचे क्या लिखते हैं, हाँ नहीं कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया ना, मतलब प्रॉफिट बढ़ा भी और कम भी हो गया। लेकिन परचेज को क्या दिया था, क्रेडिट या डेबिट, वरना तेरा सस्पेंस आएगा रेक्टिफिकेशन में। हाँ, तो ये इतना लिख के हो गया ना, रिप्लेस देम विथ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। नीचे लिखो फुल स्टॉप लॉजिक while rectifying we cannot record expenses or incomes of previous years we cannot record expenses or incomes of previous year as रुको रुको, ये आयुष के वजह से। हाँ, we cannot record expense and incomes of the previous year as incomes and expenses of current year. Otherwise, current year's profit will get impacted. लेकिन करंट ईयर का मतलब करंट ईयर के बिजनेस की वजह से होने वाला प्रॉफिट इंपैक्ट हो जाएगा। बिजनेस प्रॉफिट विल गेट इम्पैक्टेड। क्या ऊपर ऐसे एरो करके लिख दे। दैट इज व्हाई वी हैव टू क्रिएट अ स्पेशल अकाउंट नोन एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और एक पॉइंट लिखो नीचे, रेक्टिफिकेशन इन रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स do not impact profit and therefore
not impact profits and therefore need not be replaced by P&L adjustment account. क्लियर? यस। आज अगेन ये अभी इम्पोर्टेंट, आज ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट था। तुम खुद को आज ये एक्सप्लेन करोगे, इसके नोट्स बनाओगे और मुझे इसका फोटो भेजोगे। अब मैं कंपल्सरीली तुम्हें देखने वाली हूँ कि तुम जो चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए वो रिवाइज करके नोट्स बना रहे हो ना, और मुझे फोटो भेज रहे हो। तो फोटो आने चाहिए सबके। डन? लेट्स स्टॉप फॉर टुडे।